जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ते आ रहे थे। मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग हुमायूं के बारे में बात किए थे और आज अकबर के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले जो क्लास नहीं देखे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर का जीवनी पूरा हम लोग बारी बारी से देखेंगे, क्या हुआ करता है अकबर का जीवनी। पहला इसका परिचय देखेंगे, परिचय में क्या माता पिता का नाम है ना। तो इसका जन्म के अगर बारे में बोलते हैं तो पहली बात सवाल आता है कि जन्म कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 में। कब? 1542 में अमरकोट राजस्थान में हुआ था, है ना। राजा बिरसाल का घर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट राजस्थान, राजा बिरसाल के घर में हुआ था, है ना। कल बताए थे हम, पिछले क्लास में देखे होंगे आप लोग। पिता का नाम है, पिता का अगर नाम की बात कहते हैं तो आप जानते हैं कि पिता का नाम हुमायूं है। क्या है? हुमायूं। कोई दिक्कत बहादुर लोग? माता की बात करेंगे तो माता का यहाँ चर्चा क्यों करने पड़ रहा है? क्योंकि हुमायूं के पत्नी जो थे से बहुत सारे थे, उसमें से आपको ये है हमीदा बानो बेगम। हमीदा वानो बेगम, हमीदा वानो बेगम न है, ठीक है। हमीदा वानो बेगम, कोई दिक्कत? इसका या इसी को हाजी बेगम के भी नाम से जाना जाता है, लिख सकते हैं हाजी बेगम। क्या बोला जाता है? हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? अकबर का अगर गुरु के बारे में बात करेंगे, बोला जाता है कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो गुरु का नाम कहाँ से आ गया? हाँ, लिख लेंगे गुरु का नाम। तो मुल्ला पीर अहमद, मुल्ला पीर अहमद। कोई दिक्कत? इसका आध्यात्मिक गुरु के अगर बारे में बात करेंगे, अकबर का आध्यात्मिक गुरु या अध्यात्मक गुरु के अगर बारे में बात करेंगे बहादुर लोग, तो इसका भी लिख लीजिए। तो अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़। कोई दिक्कत? इसका संरक्षक की अगर बात करते हैं, संरक्षक के अगर बारे में बात करेंगे, इसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां के बारे में बोला जाता है कि 1556 से लेकर अकबर साथ में बोल रहे हैं, ये 1560 तक रहता है। क्या होता है 60 के बाद, ये कहानी को भी बताएंगे। ये बैरम खां तो हुमायूं के ही ज़माने से चलते आ रहा है, लेकिन अकबर का इस समय लिखे हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? अब आपको इसमें बताया जाए कि अकबर आखिर में महान क्यों कहलाया, क्यों अकबर को महान या सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। उस कहानी को हम लोग यहाँ पर देखने के लिए शुरू करेंगे। जैसे रीजन में अगर पहली बात करेंगे महान होने के कारण, पहली बात बहादुर, पहली बात जैसे अकबर सीखने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, कोई चीज़ सीखने पर। तो लिख देंगे बहादुर लोग, अकबर सीखने पर बहुत अधिक बल देता था। सीखने पर, जैसे आप लोग को हम सिखाते हैं तो आप लोग सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या रील्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अकबर ऐसे नहीं महान कहा, कोई ऐसे जैसे
आपके बगल में या आपके क्लास में टीचर बात भी कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके रास्ता में कोई बुजुर्ग लोग बात कर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, अकबर के आसपास में कोई भी बात कुछ भी होता था तो बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करता था। यही बोल रहे हैं कि महान अकबर सीखने पर बहुत अधिक बल देता था, बहुत अधिक बल देता था। लिख लिया बहादुर लोग, अकबर सीखने पर बहुत अधिक बल देता था। अगली पॉइंट बहादुर, भारत में राजपूतों से व्यक्तिगत संबंध अच्छा रखना पसंद करता था या रखता था। लिख लीजिए, रखता था। क्या बहादुर लोग, भारत में राजपूतों से राजपूतों से व्यक्तिगत संबंध अच्छा रखना। क्या व्यक्तिगत संबंध क्या करना बहादुर लोग, संबंध अच्छा रखना है ना। दूसरी बात लिखेंगे, अगर बात बोलेंगे कि अकबर को महान या अच्छा शासक में गिनती होने में बैरम खां का बहुत ज़्यादा योगदान था। किसको, तो बैरम खां का बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था बैरम खां को। आइए थोड़ा सा बैरम खां का जब बात करिए तो बैरम खां की कहानी आओ बढ़ाते हैं। जैसे बैरम खां जो था बहादुर, बैरम खां के बारे में थोड़ा हेडिंग देते हैं और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बैरम खां ध्यान से समझेंगे। इस बैरम खां को बहादुर अच्छे से समझेंगे। बैरम खां का हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। देखेंगे बैरम खां का मतलब इसके बारे में। अकबर का जो दादी थे, अकबर का दादी, ध्यान से समझेंगे। ओहो, अकबर का जो दादी थे बहादुर लोग, दादी का नाम था महम अनगा है ना, महम अनगा। ये कहीं न कहीं बैरम खां से बहुत जलती थी इस बात के लेकर ना, कि बैरम खां से जलती थी इस बात को लेकर कि ये पूरा के पूरा उस समय बैरम खां, उस समय पूरा का पूरा, जिस समय अकबर बहुत छोटा था, है ना, उस समय पूरा का पूरा ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा इसके हाथ में हुआ करता है। किसके हाथ में, बैरम खां के हाथ में हुआ करता है। बैरम खां, जैसे अकबर बहुत छोटा था, तो जब हुमायूं को मृत्यु हो जाता है तो पूरा का पूरा बैरम खां देख रेख करता है अकबर को। लेकिन पूरे साम्राज्य को कुछ पल के लिए यही जो इसका दादी है, दादी चलाते रहती है। यही चलते इतिहासकार बोलते हैं कि कुछ पल के लिए मुगल बादशाह में पेटीकोट शासक चलता था। पेटीकोट मतलब महिलाओं का शासन चलता था। कब, जब अकबर छोटा था तब, है ना बहादुर लोग, अकबर छोटा था तब। तो बैरम खां के बारे में कहानी थोड़ा सा सुना रहे थे तो सुन लीजिए। जब जब हुमायूं की मृत्यु होता है ना, हुमायूं की मृत्यु, तो उस समय अकबर और बैरम खां उस समय अकबर और बैरम खां कलानौर मतलब पंजाब में थे। कहाँ थे, कलानौर और कलानौर कहाँ पड़ता है बहादुर लोग, तो पंजाब में पड़ता है ना। कलानौर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। कोई दिक्कत, पंजाब में कलानौर। इन लोग जब बैरम खां बोले, हुमायूं का जब मृत्यु हुआ था बहादुर लोग, तो हुमायूं को मृत्यु के समय अकबर और बैरम खां जो सेनापति है, ये लोग दोनों कहाँ थे। और उस समय अकबर का उम्र ज़्यादा नहीं हो रहा था। कितना वर्ष हो रहा था, मात्र 14 वर्ष हो रहा था। जब पिताजी का मृत्यु हो जाता है सीढ़ी से गिर के,
पता चलता है कि हमारे पिताजी दारू पी के टाइट है और सीढ़ी पर से गिर के टपक गए। तो इस समय पिता की मृत्यु को सुन के खबर अकबर बहुत रोता है। अकबर बहुत रोता है, रोता नहीं बहुत ज़्यादा रोता है। तब यही बैरम खाँ समझाते हैं समझाते हैं अकबर को समझाते हैं कि अकबर, अगर आप टूट जाएंगे तो पूरा साम्राज्य टूट जाएगा। आप टूटिए मत, कमज़ोर मत होइए। आपका यही समय है कि आप पूरा साम्राज्य को अपने हैंडल में कमांड संभालिए, नहीं तो साम्राज्य क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, है ना। तो पूरा समझाने के बाद बैरम खाँ पूरा समझाते हैं अकबर को। समझाने के बाद समझने के बाद यही जगह पर बहादुर कलानौर, नूर लिखा गया है, र लिखा गया है, ठीक है। कलानौर कलानौर जगह पर ही 14 वर्ष के उम्र में बैरम खाँ के द्वारा अकबर को राजाभिषेक यहीं कर दिया जाता है। मतलब कि राजा घोषित यहीं कर दिया जाता है। कहाँ? पंजाब में ही घोषित कर दिया जाता है। पंजाब कलानौर जगह पर, यही जगह पर अकबर को बैरम खाँ के द्वारा क्या कर दिया जाता है बहादुर लोग, राजा घोषित कर दिया जाता है ना। और यहाँ पर मुकुट पहना दिया जाता है, राजा घोषित कर दिया गया। कहाँ? तो पंजाब वाला क्षेत्र में, कलानौर में। लेकिन दिल्ली वाला क्षेत्र जगह खाली था, क्योंकि दिल्ली तरफ मृत्यु उधर हुआ था। तो यहाँ पर पंजाब में ये लोग थे और राजा पंजाब में, तो दिल्ली में सिंहासन खाली था। तो दिल्ली में सिंहासन खाली होने की वजह से दिल्ली का एक हिंदू शासक था, हिंदू शासक, दिल्ली का एक शासक था हिंदू, जिसका नाम था, बोला जाता है बहादुर, हिंदू क्यों हम लिखवा रहे हैं, हिंदू शासक क्योंकि बताना जरूरी है। हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। अकबर इधर था पंजाब की तरफ, तब तक वहाँ पर हेमू का कर गया, गद्दी पर बैठ गया। हेमू का किया वहाँ पर गद्दी पर बैठ गया। तो हेमू गद्दी पर बैठ गया तो अकबर सूचना भेजा कि नहीं, हम आ रहे तो जगह खाली कर दो, है ना, जगह खाली कर दो, नहीं तो हम तुमको खादा भूसा भर देंगे। पहले खादा भूसा बोला था, कहने का मतलब कि जिंदे दफना दिया जाएगा। जब हेमू नहीं हटता है वहाँ से, यही इतिहास में एक युद्ध के नाम से जाना जाता है बहादुर लोग, कि 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का सेकेंड युद्ध में समझ गया ना, पानीपत का सेकेंड युद्ध। कोई दिक्कत है बहादुर किसके बीच में? अकबर तो नाम का था, लेकिन अकबर की तरफ से सेनापति कौन था बहादुर? तो बैरम खाँ था। बैरम खाँ एक हिंदू शासक, बोला जाता है कि एकमात्र हिंदू शासक या अंतिम हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद कोई हिंदू बैठवे नहीं किया, फिर मुस्लिम में रह गया, है ना, हेमू। कोई दिक्कत? बोला जाता है कि गुजरात का कबाड़ा बेचने वाला व्यक्ति था, एक दिन शासक बन गया था, है ना। अब इसको बहुत बड़ा घमंड आ गया, घमंड थी कि हम 22 लड़ाई लड़ चुके हैं। इसको हेमू का घमंड था कि हम 22 लड़ाई लड़ चुके हैं, ये छोटा मोटा बालक हमको क्या हराएगा, है ना। हेमू का ईगो हो गया था, घमंड हो गया था, हम 22 लड़ाई लड़ चुके हैं, ये छोटा मोटा आदमी क्या हराएगा। लेकिन छोटा मोटा तो अकबर था ना, लेकिन बैरम खाँ तो बहुत बड़ा था। बैरम खाँ के बारे में हेमू जानता नहीं था, है ना, जानता नहीं था, है ना। तो इस युद्ध में बोला जाता है कि इस युद्ध में हेमू हार जाता है और जीत गया कौन बहादुर? तो बैरम खाँ यहाँ पर जीत गया। बैरम खाँ कहने का मतलब अकबर जीत गया। क्या हो गया बहादुर? अकबर जीत गया। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? जब यहाँ पर जब इस युद्ध जीतता है तो आगे क्या होता है देखेंगे। पहली पॉइंट कि हेमू का हार के कारण क्या था। हेमू का हार के कारण, जाते हेमू का हार के, इस युद्ध में हेमू हार कैसे गया। सबसे बड़ा गलती हेमू का था ना कि हेमू हाथी पर बैठ के लड़ाई कर रहा था। किस पर? हाथी पर।
हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। और बैरम खां के सेना जो थे नीचे से रोड पर थे। तो बैरम खां के सेना का कर देख हाथी पर जब बैठा हुआ है, अपने सुनिए बहादुर, समझिए अपने समझिए, मान लो कि आपका एक ग्राउंड है, फील्ड है कहीं पर। फील्ड पर छोटे छोटे बच्चे लोग या बड़े बड़े आदमी लोग खेल कूद रहा है, और बड़ा हाथी आ जाएगा तो ऊपर जो भी बैठा हुआ व्यक्ति होगा तो दूर से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कि वो आदमी बैठा हुआ है। तो वही यहाँ पर सबसे बड़ा घाटा हो गया। क्या घाटा हो गया कि बैरम ये हेमू हाथी पे बैठा था और इसका सेना नीचे था, पैदल था। अब पैदल ही से हाथी पर बैठे हुए हेमू को मार दिया तीर, और तीर मार के गिरा दिया। तीर मार के गिर गया, और गिर गया तो नीचे गिर गया। तो बैरम खां आदेश दिया अकबर को कि अकबर अकबर हेमू के गर्दन काट दो। तो अकबर बैरम खां के कहने पर अकबर के क्या कर दिया कि गला काट दिया। क्या काट दिया बहादुर? गर्दन काट दिया। और मतलब कि युद्ध में ही हत्या कर दिया। अकबर हत्या कर दिया किसको कहने पर? बैरम खां के कहने पर। यही हेमू के बारे में बोला जाता है। हेमू के बारे में कि यह दिल्ली और आगरा के गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। लिख लेंगे बहादुर, यह दिल्ली एंड आगरा के गद्दी पर लिखिए फटाफट, बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। लिख लिए बहादुर लोग, बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो आपको यहाँ पर पानीपत का दूसरा युद्ध समझ में आया कि नहीं आया? पानीपत का दूसरा युद्ध हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये हाथी पर बैठ के लड़ रहा था हेमू, जबकि अकबर नीचे था। तो क्या कर दिया? मार दिया तीर मार के गिरा दिया। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं था। अब हम लोग बैरम खां के बारे में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक पता चल गया कि बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान है अकबर को बढ़ाने में, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध जब जीत गया बैरम खां, है ना, तो ये छोटा मोटा नहीं था। हेमू के बारे में कभी कोई पूछता है कि हेमू एक उपाधि धारण किया था, हेमचंद विक्रम द्वितीय। इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए। हेमू का उपाधि था बहादुर हेमचंद विक्रमादित्य। लिख लीजिए, हेमू का उपाधि क्या था? हेमू का उपाधि, इसको उपाधि लिख लीजिए। लिखेंगे उपाधि हेमचंद विक्रमादित्य। हेमचंद विक्रमादित्य। कोई दिक्कत बहादुर? हेमचंद विक्रमादित्य। आइए फिर से हम लोग बैरम खां के बारे में समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। बैरम खां, चलिए इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। बैरम खां को बैरम कर दीजिए। चलिए देखिए क्या बोलना चाहते हैं बैरम खां। जैसे भी हम बताए थे कि अकबर का दादी का नाम क्या था बहादुर? महम अनगा। अब महम अनगा के लगने लगा ना कि ये अकबर का जो सेनापति है ना, वो मेरा बात सुन नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं ये लेडीज, ये अकबर का दादी है, कहीं ना कहीं लेडीज जलती थी बैरम खां से। इसका एक पुत्री है बहादुर लोग, क्या है? पुत्री। इसका एक पुत्री का नाम है जीजी अंगना। देखिए क्या नाम था? जीजी आनंगा, जीजी आनंगा। अब इसी का भी एक पुत्र था, इसका भी एक पुत्र है। क्या पुत्र का नाम है? अधम खां। अधम खां। ये जो है दादी इसका है अकबर का दादी जो है चाहती थी कि जो सेनापति है ना कौन बने? ये अधम खां बने।
यानी हमारे बेटी के बेटा बने, ये चाहती थी। लेकिन अकबर चाहता था कि नहीं, अकबर जानता था कि जो भी युद्ध हम जीत रहे, जितना युद्ध जीत रहे हैं, ये पूरा का पूरा किसका योगदान है। अभी आओ, इस बीच में बहुत सा युद्ध हुआ है, सबको लिखवा देंगे एक जगह, है ना, बारी बारी से लिखवा देंगे कहाँ कहाँ कौन सा युद्ध हुआ, सब लिखवाएंगे। प्रभा देवी के भी बारे में बताएंगे, हम सब बताएंगे। तो बहादुर, ये जो है आंगना जो है, आंगना चाहते थे कि बैरम खां को हटाकर और हमारा बेटी के बेटा बैठ जाए। और लेकिन अकबर तो कुछ चाहता नहीं था। अकबर चाहता था कि हमारा सेनापति अच्छा है ना। अब ये तीनों मिलकर, ये तीनों जो दिख रही है, ये दोनों महिला लोग और साथ में ये पुरुष, तीनों मिलकर षड्यंत्र रचेंगे, किसी प्रकार से बैरम खां को गद्दी से हटाया जाए। षड्यंत्र रचना शुरू करेंगे तीनों मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। और तीनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं ना, तो इसी पल को बुलाया था इतिहासकार के द्वारा कि 1560 से लेकर 1562 वाला जो समय है ना, इसी को पेटीकोट समय बोलते हैं, पेटीकोट शासन बोलते हैं, पेटीकोट शासन बोलते हैं। क्यों पेटीकोट शासन बोलते हैं? क्योंकि इस समय में जो भी निर्णय लिया जाता था, वो महिलाओं के आदेश के अनुसार चलते थे। और महिलाओं के आदेश को सराखों पर रखा जाता था। महिलाओं में कौन महिला? तो इसका दादी साहब कौन? महम आनगा। इनका दादी साहब का जो बात था ना, सराखों पर रखा जाता था। और सर्वाधिक हुकूमत इसी के चलता था वहाँ पर साम्राज्य में। यही चलते इतिहासकार बोलते हैं ना कि अकबर के समय में भी कुछ समय तक पेटीकोट शासन चला है। कब से? पेटीकोट कहने का मतलब महिलाओं का शासन, है ना। कब से कब तक ला? तो 60 से लेकर 62 तक ला। अब तीनों मिलकर, ये सब तीनों जो दिख रहे, तीनों मिलकर षड्यंत्र रचे रहे थे कि किसी प्रकार के बैरम खां को हटाया जाए, गद्दी से बैरम खां को हटाया जाए। और अब बैरम खां के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिए। क्या रच दिए? बैरम खां के खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया गया ना, कि ये जो बैरम खां है, इसके पर झूठा आरोप लगा दिया गया ये तीनों के द्वारा कि बैरम खां हरम में प्रवेश कर गया है। हरम में प्रवेश कर गया है। तो बहादुर, ये हरम होता क्या? ये हरम है क्या? तो हरम का मतलब लिख लेंगे, महिलाओं का सराय था। मतलब जहाँ पर राजा रानी लोग जहाँ पर आराम करते थे, सराय कहने का मतलब आराम, रेस्ट करने वाला रूम। तो क्या था बहादुर? हरम का मतलब महिलाओं का क्या था बहादुर? सराय रूम था। सराय रूम कहने का मतलब जहाँ पर महिला लोग रेस्ट करते थे, आराम करते थे, रानी लोग, है ना। तो यही तीनों मिलकर बैरम खां के बदनाम कर देते हैं ना कि ये बिना आवाज़ देले हुए ये हरम में घुस गया, प्रवेश कर गया, और वहाँ पर कुछ महिलाओं के साथ और कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती धरपकड़ कर रहा था, है ना। ये तीनों महिलाओं ने हल्ला कर दिया। यह बात अकबर को पता चल गया। अकबर को पता चला, अकबर की दादी जाके पूरा बात कान भर दी। अकबर की दादी, ये दादी जो दिख रही है, ये बूढ़ी दादी, ये कान भरने वाली, ये पूरा जाके अकबर के भर दी कि बैरम खां बिना बात किए, बिना कुछ बोले हरम में घुस गया और लड़कियों को छेड़खानी किया। तो अकबर कुछ सोचा समझा नहीं और बैरम खां को साम्राज्य से हटाने का फैसला कर दिया। जबकि अकबर यहाँ पर गलत है, क्योंकि बैरम खां ऐसा कुछ किया ही नहीं था। बैरम खां को षड्यंत्र चल रहा था कि बैरम खां को हटाया जाए, षड्यंत्र चल रहा था। लेकिन अकबर कुछ सुना समझा है ये नहीं और फैसला ले लिया। अकबर जो है बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखता है। कितने प्रस्ताव रखा? बैरम खां के सामने बैरम खां के पास कितने प्रस्ताव रखा? 3 प्रस्ताव रखा। पहला प्रस्ताव था बहादुर, पहला प्रस्ताव रखा कि आप सेनापति के पद छोड़कर राज दरबार में सलाहकार बनकर रहिए।
पहला क्या था कि जैसे बैरम खान था सेनापति था ना, तो अकबर सोचा कि हमारा सेनापति है, जो गद्दी से अब सम्राट से हटा भी नहीं सकते हैं, तो 3 प्रस्ताव दिया। पहला प्रस्ताव क्या कि राज दरबार में सलाहकार बनकर रहिए, सलाहकार बनकर रहिए। दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि अगर राज दरबार नहीं बनना चाहते हैं तो कलापी, जो यूपी में कलापी जगह है, वहाँ के सूबेदार बन जाइए। कलापी के क्या बन जाइए? सूबेदार बन जाइए। कलापी क्या बन जाइए? सूबेदार बन जाइए। अकबर बोला कि आप क्या बन जाइए, या तो राज दरबार बन जाइए, या तो क्या बन जाइए? सूबेदार बन जाइए। तीसरा प्रस्ताव अकबर बोलता है, तीसरा प्रस्ताव क्या रखता है? तीसरा प्रस्ताव कि अगर नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आप जाइए, अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब थोड़ा मक्का मदीना की यात्रा कीजिए, है ना। तो बोला जाता है कि मक्का मदीना मतलब कि आप हज पर जाइए। हज कहने का मतलब मक्का मदीना के यात्रा को ही हज बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि मक्का मदीना के हज यात्रा पर जाइए। कहाँ जाइए? हज यात्रा पर जाइए, और जो भी खर्चा होगा वो आपको साम्राज्य की तरफ से दिया जाएगा, हमको तरफ से दिया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के विचार लेते हैं बैरम खां। बैरम खां बोलते हैं कि देखो अकबर, ना तुम्हारा हम अब हमारा मान और सम्मान के बात हो गया है। हम ऐसा कुछ किए नहीं, आप बिना सोच समझे फैसला ले रहे हैं, और हमारे मान सम्मान के बात हो गया है। ना हम दरबार में सलाहकार बनेंगे, और ना क्या कलापी का सूबेदार बनेंगे। हमको अच्छा है कि हम मक्का मदीना ही चल जाते हैं, लेकिन जाएंगे, लेकिन तुमको कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने खर्चा के बदौलत चल जाएंगे, है ना। तो अकबर कहीं ना कहीं जान रहा था, अकबर कहीं ना कहीं लग रहा था अकबर के कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लेकिन बात होगी महिलाओं का मान सम्मान का ना, तो जैसे आज भी हम आप सभी को भी बोलते हैं कि मार्केट में, क्लास में, या कहीं भी होते हैं तो सावधान रहा कीजिए। जो महिलाओं के हाथ में ताकत ऐसी है ना कि आपको भरे समाज, भरे रोड पर मान सम्मान खत्म करवा देगी, चाहे कोई भी हो। आप उसके गलती से भी अगर टच कर गए, या आपको लड़की आपको बोल दे कि आप हमें टच कीजिए, अगर टच कर गए उसमें, अगर लड़की के अगर मन बदल गया, लड़की कह दी कि नहीं हमें ज़बरदस्ती पकड़ा है, और अगर अगर मान लीजिए कि आदमी टच भी कर रहा था और कोई अचानक देख लिया, और उससे बचने के लिए लड़की कह देगी कि लड़का हमको ज़बरदस्ती पकड़ रहा था, समझ आइए कि आपके साथ क्या हालत होगा। यही चलते उसको भैया और बहनी करके हाथ जोड़िए और अलविदा बोलिए, है ना। जो आजकल प्यार मोहब्बत का दिन होता है ना, उसे हाथ जोड़िए, राम राम बोलिए, सीता सीता बोलिए, आप घरे हम घरे, है ना। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। बैरम खां बोल दिया, बैरम खां कि आप अपना पैसा रखिए, हम अपने पैसा से तीर्थ यात्रा कर लेंगे। अकबर के कहीं ना कहीं लग रहा था कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वफादार जो सेनापति है वो ऐसा दिल रूठ के जा रहा है ना, दिल उठा के जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 1560 की कहानी देखते हैं। 1560 की कहानी। 1560 में बैरम खां को मक्का मदीना तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। कहाँ के लिए निकलते हैं? तो बैरम खां निकल गए। बैरम खां मक्का मदीना के लिए निकल गए बहादुर। मक्का मदीना के लिए, हज के लिए। मक्का मदीना यात्रा क्या बोलते हैं? हज बोलते हैं इस्लाम धर्म में। कैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं ना पानी लेकर, वैसे मक्का मदीना को हज बोलते हैं, है ना। तो ये हज के लिए निकलते हैं, लेकिन हज के निकलते हैं, लेकिन बैरम खां जैसी पाटन जो जगह है, पाटन, पाटन जानते हैं बहादुर? पाटन जगह, पटना नहीं, पाटन। ये कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बहादुर? गुजरात में।
पाटन जगह पर बहादुर एक व्यक्ति के द्वारा पाटन जगह पर, उस व्यक्ति का नाम था मुबारक खां। मुबारक खां के द्वारा बैरम खां को हत्या कर दिया गया। बैरम खां को हत्या कर दिया गया। मुबारक खां के द्वारा पाटन जगह, पाटन जगह है जो है वो आपको गुजरात में है, यहाँ पर हत्या कर दिया गया। जब बैरम खां मारे जाते हैं तो अकबर को पता चलता है, तो अकबर बहुत मन ही मन रोने लगता है और रो के भी बोलता है कि हम बहुत बड़ा गलती किए, जो अपने सेनापति दूसरे के बात में हम डायरेक्टली फैसला ले लिए, जो कि हम राजा है, हमको फैसला लेना था नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूर होकर फैसला ले लिए और बहुत रोया। अब यही बैरम खां का पुत्र है, बैरम खां के एक पुत्र है जिसको बोलते हैं खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। वो बेचारा बहुत छोटा था लेकिन ठीक था, वो भी 14-15 साल का था। अब उसका हर रोजगार कैसे चलेगा भाई, तो उसका कहानी अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बैरम खां का हत्या करने वाला कौन बंदा है, तो आपको मुबारक खां है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक लिखिए, हम तब तक पानी पीते हैं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है बहादुर समझने में? आइए अब थोड़ा सा बैरम खां का पुत्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। देखेंगे बैरम खां का पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इतना बड़ा नाम था, ये बेचारा बहुत छोटा भी था लेकिन ठीक था, है ना। तो अब इसका जो माता जी है, देखिए इसका जो माता जी है, मतलब कि इसका नाम था बहादुर सलीमा बेगम। इसका माता जी, या हम बोल सकते हैं बैरम खां की पत्नी है ना। बैरम खां की पत्नी से अकबर क्या कर लेता है कि विवाह कर लेता है। अकबर क्या कर लिया बहादुर, विवाह, निकाह बोल सकते हैं, निकाह, इस्लाम में निकाह बोले थे। विवाह कौन कर लिया, अकबर कर लिया। अब देखिए, अब इतिहासकार बहुत कमेंट करेंगे, बहुत बोलेंगे, क्या बोलते हैं कि अकबर, कुछ लोग कहते हैं ना कि अकबर और सलीमा बेगम के बीच में प्यार मोहब्बत हो गया था, जिसके वजह से बैरम खां को अकबर ने हत्या करवा दिया और लास्ट में दोनों क्या कर लिए, शादी कर ली। ऐसे कुछ इतिहासकार बोलते हैं, लेकिन रियल फैक्ट वही था कि तीर्थ यात्रा पर जाने के टाइम पर ही क्या कर दिया गया, गुजरात वाला पाटन क्षेत्र में ही बैरम खां को मार दिया गया। यहाँ देखिए, यहाँ अब्दुल रहीम खाने खाना के माता जी से विवाह कर लिया कौन, अकबर कर लिया। अब विवाह तो करबे किया, अब अकबर ने सोचा कि हम इसका भाई कहीं ना कहीं खाने खाना जो है, अब्दुल रहीम खाने खाना हमको मार पीट ना कर दे। ये चलते अकबर क्या कर दिया
कि इसको क्या कर दिया, रहीम खाना को नवरत्न में शामिल कर दिया। नवरत्न, नवरत्न इसके पास था नवरत्न, बताएंगे नवरत्न क्या है। से नवरत्न में क्या कर दिया, देखिए इसमें नवरत्न में शामिल कर दिया। जैसे नवरत्न क्या है बहादुर, किसके पास सेनापति लोग कुछ थे, सलाहकार थे, 9 सलाहकार हुआ करते थे और अलग अलग भाग में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाला सलाहकार थे और 9 थे। ये चलते पहले 8 थे, ठीक ना, 9 थे, बैरम खां भी था और बैरम खां हटने के बाद दिया गया। अब नवरत्न में इसको भी शामिल कर दिया कि अब ये भी बंदा हमको क्या करेगा, सलाह देगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि बैरम खां की पत्नी से अकबर शादी कर लिया, अकबर कर लिया और इसको खाना को इसमें शामिल कर दिया। कोई दिक्कत बहादुर लोग, आगे चलिए देखते हैं 1562 की कहानी। 1562 की कहानी ध्यान से देखेंगे। बोला जाता है कि अकबर पूरी शासन अपने हाथों में लेता है। अब अकबर 1562 से, इससे पहले कुछ समय तो बैरम खां देखा, इसका दादी देखी। अब 1562 से अकबर खुद शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया। क्या ले लिया बहादुर लोग, कि शासन व्यवस्था हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। इसको लिख लीजिएगा, शासन व्यवस्था अपने हाथों में अकबर ले लिया। और जब अकबर शासन व्यवस्था लेता है तो लेने के साथ ही बहादुर ये पॉलिसी चलाता है, कुछ पॉलिसी कुछ नीतियाँ चलाता है, जिसमें 16 पॉलिसी या नीति बोल सकते हैं। नीति, पॉलिसी का हिंदी क्या है, नीति। 16 नीति चलाता है। कितना बहादुर, 16 नीति। कुल 16 की कुल नीति थी। इसमें क्या था बहादुर लोग, इसमें 16 नीति में पहला नीति जो है वो बहुत फेमस नीति है। क्या चलाता है, कैसे मोदी जी चलाते हैं नीति, योजना चलाते हैं ना, वही चलाया है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी यही नहीं बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये अकबर से सीखे हैं, है ना, वो भी अकबर की कहानी पढ़े होंगे। सबका साथ सबका विकास मतलब, कहने का मतलब है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोई दिक्कत बहादुर, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अकबर को अब्दुल लतीफ़ ने बताया था। अब पूछता है कि 16 नीति जो है, इस 16 नीति का प्रेरणा अकबर पास कहाँ से आया। तो ये 16 नीति बहादुर लोग, 16 नीति का प्रेरणा कहाँ से आया। तो इसको अकबर को अब्दुल दिए थे। कौन, अब्दुल लतीफ़। अब अब्दुल लतीफ़ कौन था, आपको हम बताए थे कि अब्दुल लतीफ़ जो आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताए थे। ये अब्दुल लतीफ़ के द्वारा या अब्दुल लतीफ़ ने पढ़ाया था ये कहानी को। 16 नीतियों के बारे में अब्दुल लतीफ़ ने पढ़ाया था। कोई दिक्कत। अब इस नीति के तहत बहुत कुछ दिमाग लगाता है अकबर अपने सेना या सैनिकों का आदेश देता है कि आप सभी लोग पूरा भारत में भ्रमण कीजिए और पता लगाइए कि सबसे शक्तिशाली कौन है। मैंने अकबर अपने सेनापति से आदेश देता है और बोलता है कि आप सभी लोग पूरा देश का भ्रमण करके पता लगाइए कि हमारे देश में सबसे शक्तिशाली लोग कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है। तो इसका अकबर के सेना लोग पूरा यात्रा करता, घूमता फिरता, बहुत माहौल देखता है। माहौल देखने के बाद सेना लोग बोलते हैं अकबर से सेना लोग बोलते हैं कि राजा साहब, हमारा देश में सबसे शक्तिशाली जो है ना वो राजपूत है। कौन है, तो राजपूत लोग है, राजपूत लोग, राजपूतों है, राजपूत लोग हैं, राजपूत लोग है ना। अकबर तो पहले ही नारा लगा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, है ना। तो अकबर ने घोषणा किया, अकबर को पता चला कि हमारे देश में राजपूत लोग हैं,
सबसे शक्तिशाली लोग। और अकबर चाहता था कि अगर हमको विकास करना है, खुद को विकास करना है, तो पहले अगल बगल पड़ोसी के साथ मिली जुली रखना होगा। उस अगल बगल पड़ोसी के साथ अगर दुश्मनी रखेंगे तो कभी भी विकास नहीं करेंगे। अकबर घोषणा किया कि हम सभी राजपूतों से दोस्ती करना चाहते हैं और आप सभी लोग भी हमसे दोस्ती कीजिए। अकबर घोषणा करता है कि करता है घोषणा कि हम सभी राजपूतों से दोस्ती करना चाहते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ हाथ बटाइए। लेकिन लगभग सब राजपूत लोग क्या होते हैं कि अकबर के साथ हाथ बटाते हैं। जैसे बहादुर लोग अ, अगला शासक भी तो चाहता है ना कि हम अपना राज करें, ये भी चाहता है कि अपन राज करें। और अगर राज में अगर लड़ाई होते रहेगा तो कोई शासन होगा? नहीं होगा, है मारकाट होते रहेगा। तो बहुत सारे लोग अकबर के फेवर में आते हैं, लेकिन एक बंदा जो है जिनका नाम था महाराणा प्रताप, यह इसका बात को नहीं मानते हैं। किसका बात को नहीं मानते हैं? महाराणा प्रताप जो है, महाराणा महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप अकबर की इस बात को नहीं मानते, है ना। अकबर को बुलाया कि साम्राज्य को बढ़ाना है तो सभी से मिल के चलो। अकबर बुलाया और अकबर को लगता भी है कि अगर साम्राज्य को बढ़ाना है, अकबर सभी राजपूतों को बुलाया, उसको भी बुलाया, लेकिन बंदा नहीं पहुँचे। अकबर एक के लगता था कि अगर साम्राज्य को बढ़ाना है, यही बात सेना के पास भी बोलते हैं कि साम्राज्य को बढ़ाना है तो आपसी में झगड़ा नहीं, आपसी में व्यापार कीजिए, है ना। अकबर ने पहली बार दोस्ती का हाथ आमेर के राजा भारमल के से बढ़ाया। इसको लिख लीजिए बहादुर पॉइंट के। अकबर ने पहली बार दोस्ती का हाथ आमेर के राजा भारमल के साथ मिलाया। अकबर ने पहली बार अपनी दोस्ती का हाथ आमेर के राजा भारमल के साथ मिलाया, है ना। और यहाँ पे बात होते हैं, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। जैसे हाथ मिलाने के साथ साथ ये भी घोषणा करता है, क्या करता है अकबर, कि मैं राजपूतों के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। क्या बोलते हैं कि मैं राजपूतों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा और धर्म परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य नहीं करूँगा। अकबर ने बोला जिसको जो धर्म अपनाना है, जो करना है, कुल मिला के हैप्पी 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 रहिए। साम्राज्य का विस्तार करना है तो खुशी 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 रहिए, खुश रहिए, है ना। ये ऐलान करता है। ये ऐलान करने के बाद बहादुर 1563 में पहला काम करेगा, हिंदुओं को लुभाने के लिए तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया। अकबर चाहता था कि अगर हिंदू के अपने तरफ मिलाना है ना, अपने तरफ मिलाना है तो पहले क्या कर दिए, हिंदू को मिलाने के लिए तीर्थ यात्रा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो तीर्थ यात्रा कब किया बहादुर? तीर्थ यात्रा कब समाप्त कर दिया? इतना समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा समाप्त, तीर्थ यात्रा जो कर था, टैक्स लगता था तीर्थ यात्रा के लिए, वो समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, कोई दिक्कत। 1564 में और काम कर दिया, जजिया कर भी समाप्त कर दिया। जजिया कर मतलब जो मुसलमान नहीं थे ना, वो टैक्स देते थे, जजिया कर समाप्त कर दिया। देखिए यही सब कारण है कि अकबर को इधर सम्राट बोलते थे, महान शासक, क्योंकि साम्राज्य विस्तार करने के लिए सब कुछ ऐसा, जो भी नीतियाँ था पहले से, जो भी कानून पहले से थे जिसके वजह से लोग विरोध कर सके, उस सारे के सारे कानून को ख़त्म कर दिया, है ना। सब जनता का फेवर में कर दिया। या 62 में यही पॉइंट देखने बहादुर लोग कि 1562 में छूट गया। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दास प्रथा मतलब कि गुलामी के काम कोई नहीं करेगा, दास प्रथा को समाप्त
मैंने पहले कहा था कि गुलामी करेगा, तो गुलामी नहीं, आप पैसा पर काम कीजिए आपको मजदूरी मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुलामी करते रहेंगे। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि कोई गुलाम नहीं रहे किसी को, है ना। या इसी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं कि 1571 में एक नई राजधानी आगरा के फतेहपुर सीकरी में बनाया। मतलब आगरा के फतेहपुर सीकरी में, मतलब कि मुगल की राजधानी कहाँ बनाया बहादुर लोग, कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में है ना, बनाया, सीकरी में बनाया। कोई दिक्कत बहादुर लोग भारत में लंबे समय तक राज करने का बहुत अच्छा ही निर्णय लिया था। अकबर सोचा कि भारत में अच्छे से राज करना है ना, तो बहुत अच्छा नीति है, नीति नहीं बहुत अच्छा नीति है। जैसे जैसे आपको विरोध करेंगे हिंदू लोग विरोध करेंगे कि आप हिंदुओं से हाथ मिलाना चाहते हैं और हिंदुओं पर टैक्स ले रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि मंदिर जाने की यात्रा पर कर ले रहे हैं। चलते कोई बोले ना, उसे पहले ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और गैर मुसलमान जो मुस्लिम नहीं है उससे भी आप टैक्स ले रहे हैं, उसको भी समाप्त कर दिया। जो आपके अगर बनिहारी कर रहा है, दास है, उसको ज़बरदस्ती अब दास बना कर रखें, उसको भी समाप्त कर दिया। अनेक ऐसा नीतियाँ समाप्त किया जिससे भारतीयों को लगने लगा कि नहीं, ये शासक अपना बढ़ाव के लिए नहीं सभी को बढ़ाना चाहता है, खुद को विकास करने की नहीं कर रहा है, इस सब को लेकर विकास करना चाहता है ना। कोई दिक्कत बहादुर लोग, सबको साथ लेकर विकास करना चाहता है अकबर। ऐसे नहीं लोग इसको धीरे धीरे अकबर सम्राट को उपाधि दे दिया, है ना, महान शासक, या अकबर महान शासक को उपाधि दिया था, महानतम शासक में गिनती होता है, सम्राट को उपाधि दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया। ये सब बहुत सारा नीति जो थे पहले, जो हुमायूं लगा कर रखा था, बाबर लगा कर रखा था, या उससे पहले दिल्ली सल्तनत में और बहुत से शासक जो थे वो सब लगा कर रखे थे, वो सारे के सारे बदल दिया। अकबर सारे के सारे क्या कर दिया, बदल दिया, ताकि भारतीय लोगों को ऐसा ना लगे कि हम आज भी गुलाम में हैं। आज भी ये भी अकबर भी आया तो अकबर झूठों के खाली हिंदू के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहा है, और बगल से वही कानून का झेलने पड़ रहा है जो पहले था। ऐसा कोई विचार नहीं आए, जिसकी वजह से अकबर बहुत सारे कानूनों को रद्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बहादुर हम लोग देखेंगे अकबर का भारत में क्या क्या अभियान था, कहाँ कहाँ अभियान चलाता है। अभियान तो हेडिंग देंगे, अकबर का अभियान, चलिए हेडिंग देंगे अभियान। देखो ध्यान से अभियान देखेंगे क्या क्या अभियान चलाता है। अभियान में अगर पहले पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अकबर के द्वारा ही जो प्रयागराज है उसको नाम बदल कर इलाहाबाद किया था। इलाहाबाद, प्रयाग, जैसे कैसे भी योगी, उत्तर प्रदेश का जो योगी शासक है जो इलाहाबाद के प्रयागराज कर दिए। पहले प्रयागराज नाम था, और अकबर बदल के क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। 15 आओ अभियान लिखते हैं, जितना अभियान किया अकबर। जैसे 1561 में मालवा पर आक्रमण किया था, मालवा, और मालवा कहाँ है बहादुर, तो एमपी में है। मालवा पर आक्रमण, कहाँ मालवा पर आक्रमण किया गया है ना। ये मालवा पर आक्रमण किया गया बहादुर, तो यहाँ के शासक जो थे बहादुर लोग, जिसका नाम था बाज बहादुर, बाज बहादुर, है ना। यह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ये शासक था ना, सिलेंडर बोल दिया, और बोल दिया कि जो आप चाहते हैं अकबर आप कीजिए,
लेकिन इस क्षेत्र का राजा हमें को रहने दीजिए, अब पूरा का पूरा टैक्स हम आपको देंगे। मतलब कहने का मतलब अकबर का अधीनता स्वीकार कर लिया। अधीनता मतलब कि अधीनता, अकबर का अधीन रहेगा। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? अकबर जो बोलेगा वो करेगा। अगर 1562 में दूसरा अभियान अगर देखते हैं बहादुर लोग, तो भारमल उर्फ बिहारी मल की पुत्री, देखिए दूसरा अभियान में क्या करता है ध्यान से समझेंगे और तो पॉइंट को आराम से लिखेंगे भारमल उर्फ भारमल उर्फ भारमल उर्फ बिहारी मल की पुत्री, मतलब कि इनका जो पुत्री हुआ करती है, पुत्री हरखा बाई से अकबर निकाह करता है। क्या करता है? तो वो भारमल के पुत्री से निकाह कर, जिसका नाम है हरखा बाई। हरखा बाई से क्या कर लिया बहादुर? निकाह करता है। निकाह मतलब विवाह करता है हरखा बाई से। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? इसका कभी कभी अन्य नाम भी पूछ देता है कि अन्य नाम और क्या है। नाम तो अन्य नाम भी कहीं कहीं मिल जाता है इसका। अन्य नाम तो बोलते हैं मरियम उज्जामी या जोधाबाई। मरियम उजामी या जोधाबाई। इसी क्या लिखते बात जोधाबाई देखे सिनेमा? कौन देखा है थोड़ा सा कमेंट कीजिए तो कि हम देखे हैं। नाम बताइए तो जोधाबाई के बारे में कौन देखा है इसे? जोधाबाई मूवी कौन देखा है? नाम बताइए, नाम बताइए जोधाबाई। चलिए आगे देखते हैं, ना देखे तो देखिए यहाँ 1562 में और आगे कहानी देखते हैं। अकबर सैफुद्दीन के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। मैंने मेवाड़ पर आक्रमण, मेड़ता पर आक्रमण कहते हैं। मेवाड़ नहीं, सॉरी, मेड़ता पर। अब मेड़ता का जो शासक था बहादुर ये मेड़ता आपको पड़ता है राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान क्षेत्र पर। यहाँ का शासक था बहादुर कि जयमल राठौर। हरियाणा और राजस्थान क्षेत्र है ना, तो उधर ही था। राजस्थान क्षेत्र में जयमल राठौर। लेकिन अकबर की तरफ से कौन था बहादुर? तो अकबर की तरफ से आपको था, तो इसका नाम था सैफुद्दीन। अकबर की तरफ से सैफुद्दीन था। अकबर नहीं गया था, अरे सैफुद्दीन के गया था। सैफुद्दीन अकबर की तरफ था। अकबर की तरफ से सैफुद्दीन था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? आइए, अगर इसके बारे में और दो चार वर्ड बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। ये जो था ना, ये बोला जाता है कि मीरा बाई के भाई था। क्या था ये? तो लिख लीजिए बहादुर। मीरा, आगे हम बताएंगे मीरा कौन से। मीरा बाई कि क्या था बहादुरी? भाई था। कोई दिक्कत? ये भाई थे। अगर 64 में अगर बात करते हैं, 1564 में कहानी को सुनते हैं, ध्यान सुनेंगे। अकबर ने अपने सैनिक आसफ खां के नेतृत्व में एक और युद्ध, जैसे ये अभियान चलाया बहादुर, तो इसके सैफुद्दीन के नेतृत्व में। लेकिन अगला जो अभियान चलाया जाएगा, वो चलाया जाएगा आपको
आसफ खां के नेतृत्व में। अब कहाँ चलवाया जाएगा? तो गढ़कंड का। ये अकबर नहीं आता है, अकबर का सेना आता है, सेना। अकबर का सेना आएगा जिसका सेना का नाम है आसफ खां। लेकिन यहाँ के अगर शासक के बोलेंगे, शासक के यहाँ के बोलेंगे राजा के, तो राजा का नाम था वीर नारायण कोई दिक्कत बहादुर लोग? और ये आपको जैसे गोंडवाना क्षेत्र में पड़ता है, गोंडवाना क्षेत्र में था। हाँ मतलब गोंडवाना क्षेत्र कहाँ है, कोई बता सकते हैं इसके बारे में? गोंडवाना जगह ये बहुत फेमस है। ये चूड़ी के लिए भी फेमस है, आपको साड़ी के लिए भी फेमस है। कोई देखते हैं कौन बताता है इसको, हम होमवर्क देते हैं, कौन बताता है? कोई दिक्कत है बहादुर लोग? अब यही जो है इसके बारे में बोला जाता है कि इसी का एक माता जी है ना, इस माता जी का नाम था वह तो रानी दुर्गावती। रानी दुर्गा, अभी हम बताए थे कि दुर्गावती के बारे में बताएंगे। रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती के अगर वास्तविक रानी दुर्गावती जो इस साम्राज्य का, हालांकि वास्तविक सत्ता इन्हीं के हाथ में था, है ना। अब ये जो है से अकबर का नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, जो बोलेगा वही सुन लो। तो यही आपको ये व्यक्ति है, वीर नारायण भी हैं, वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अधीनता स्वीकार करते हैं, अकबर का अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आगे अगर बात करेंगे हम, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1558 में देख रहे हैं अकबर कहीं कहीं अभियान चला रहा है से, बहुत लोग अकबर से मिलते हुए चल रहे हैं, है ना। अब आइए मेवाड़ पर चलाते हैं। अब हम लोग मेवाड़ पर आक्रमण होता है। मेवाड़ पर आक्रमण ध्यान से देखेंगे, है ना। यहाँ के अगर शासक के बारे में बोलेंगे, शासक यहाँ के बारे में देख लीजिए, सगरों को तोड़ी सवाल के चल रहे हैं। तो उदय सिंह थे, उदय सिंह। कोई दिक्कत? अगर उदय सिंह के अगर पिता के बारे में नाम लिखा चाहता है तो राणा संग्राम सिंह। क्या नाम था? पिता का नाम था राणा संग्राम सिंह। कोई दिक्कत बहादुर? अब अगर हम मुगल तरफ से बात करेंगे या अकबर की तरफ से कौन आया था, तो वही आसफ खां ही आया था। आसफ खान ही आया था, है ना। इस सेना था अकबर का, है ना। आसफ खान यही आया था। कोई दिक्कत? उदय सिंह ने अपने दो सेनापति जय मंडल और फतेह सिंह को सौंप कर पहाड़ियों में चला जाता है। बोला जाता है कि इसका जो सेनापति थे, दो सेनापति, इसका साम्राज्य को इसी के हाथ में सौंप कर, किसके हाथ में? इसका दो सेनापति थे। एक सेनापति नाम था जय मंडल, एक का नाम था फतेह सिंह। दोनों के साम्राज्य में हाथ में साम्राज्य देकर अपना साम्राज्य मेवाड़, अब इन लोग भाग जाते हैं। अब भाग जाएंगे ना बहादुर, तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे कि हम साम्राज्य बनाएंगे। और इसका फ़ायदा फिर उठा लेगा मुगल या अकबर उठा लेगा, अपना अधीन कर लेगा, है ना बहादुर लोग। तो चलो आज हम लोग इतने क्लास रखते हैं अकबर के बारे में। अभी कितनों बात करेंगे तो कल क्लास में भी चलेगा, अभी 1 घंटा कल की क्लास में चलेगा, क्योंकि अकबर महान शासक है, तो इतना आसान नहीं कि 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलिए आज हम लोग इतने रखते हैं, मतलब कि मेवाड़ पर आक्रमण करता है
और मेवाड़ का आक्रमण करने के बाद यहाँ का शासक भाग जाता है। मेवाड़ में चलो एक पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहता तो लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि मेवाड़ में अकबर नाराज होकर, बोला जाता है कि मेवाड़ से राजा भाग गया तो मेवाड़ में अकबर नाराज होकर बोला जाता है कि 30,000 राजपूत को कत्ल कर देता है। 30,000 राजपूत को क्या कर दिया? राजपूत को क्या कर दिया बहादुर? कत्ल का मतलब समझ में आता है ना, काट दिया। समझ में आया? 30,000 राजपूतों को काट दिया गया मेवाड़ के राजा भाग गया से। तो चलिए बहादुर, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यहाँ तक समझ में आ गया तो मिलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं।